प्रोफेसर अरुण कुमार जी, पूरे देश की निगाह आप पे लगी होगी इस समय, हमारे हजारों दर्शकों की भी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अदालत के फैसले अलग है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि नोटबंदी देश के हित में था? और अगर हित में नहीं था तो देश का जो नुकसान हुआ है, जो आर्थिक कमर टूटी है, जो जीडीपी नीचे आई है, जो आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, जो देश के हालात है इस समय, तो क्या वो नोटबंदी ठीक थी? आज भी आप उसको ठीक मानते हैं? और अगर गलत मानते हैं तो सरकार क्यों चूकी, क्या कारण था? देखिए, जय एनके सिंह जी ने तो सब बता ही दिया है कि क्या क्या समस्याएं हैं जजमेंट में। लेकिन एक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता। यानी ये हम मान लेते हैं कि जो भी ब्लैक है वो सारा कैश में है। तो इसलिए हम अगर कैश को निकाल दें तो ब्लैक खत्म हो जाएगा। ये धारणा सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे ब्लैक वेल्थ होती है, जो संपत्ति होती है, काली कमाई से जो संपत्ति होती है, उसका 1% से कम कैश होता है। तो अगर आपने जो सक्सेसफुल होते आप जो कैश निकालने में, तो आपकी जो काली जो कमाई की संपत्ति है वो 1% उसका असर पड़ता सिर्फ। लेकिन हमें पता है, आरबीआई ने आंकड़े दिए हैं कि 99.3% तो कैश वापस आ गया। तो नहीं, जिसके पास की काला कैश था भी, उसने नए कैश में उसको बदल लिया। तो जो ब्लैक वेल्थ है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और जो काली कमाई होती है उसको हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए संपत्ति से, क्योंकि इनकम एक अलग चीज होती है, वेल्थ एक अलग चीज होती है। तो जो काली कमाई होती है वो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग के जरिए से कमाई जाती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, अगर वो 50 पेशेंट देखता है और सिर्फ 30 की आमदनी बताता है, तो 20 की जो उनकी आमदनी होती है वो काली होती है। इसको अंडर इन्वॉइसिंग बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो जारी रहती है। तो डिमोनेटाइजेशन से ना ब्लैक वेल्थ पे असर पड़ा और ना ब्लैक इनकम जनरेशन पे असर पड़ा। फिर आरबीआई ने खुद कहा कि जो काउंटरफीट करेंसी यानी नकली नोट हैं वो 400 करोड़ थे, जो 15.44 लाख करोड़ में एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम नोटबंदी नहीं करनी चाहिए। तो आरबीआई एग्रीड नहीं था कि ये काउंटरफीट करेंसी निकालने के लिए हमको करना चाहिए। और आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर नए 2000 रुपए के नकली नोट आने लगे। तो ऐसा नहीं कि काउंटरफीट करेंसी रुक जाती है इससे। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को इससे रोक लेंगे, क्योंकि काउंटरफीट करेंसी इस्तेमाल होती है टेररिज्म में। पर टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए सिर्फ काउंटरफीट करेंसी नहीं होती, हवाला होता है, डॉलर का इस्तेमाल होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल होता है, गन रनिंग का इस्तेमाल होता है। तो तरह तरह से फाइनेंसिंग होती है। तो टेररिज्म पे भी असर नहीं हुआ। फिर सरकार ने गोल पोस्ट बदला। 21 नवंबर को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारा जो कदम है वो इसलिए है क्योंकि हम जो कैश के जो अवस्था है इकोनॉमी में उसको कम करना चाहते हैं। तो वो लेस कैश इकोनॉमी, पहले उन्होंने गलती से कैशलेस कह दिया, फिर उन्होंने उसको कहा लेस कैश इकोनॉमी होना चाहिए। तो लेस कैश इकोनॉमी तो अपने आप से ही हो रहा था, जैसे से लोग प्लास्टिक का कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सब इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसके लिए नोटबंदी की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ कि उस समय 18 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, आज 31 लाख करोड़ की करेंसी हो गई है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन तो और बढ़ गया। तो उस समय 12% जीडीपी का होता था, अब वो 14% हो गया। और अगर आप देखें तो जापान में तो 18% है। तो ऐसा नहीं कि जापान में करप्शन ज्यादा है, और नाइजीरिया में सिर्फ 1.4% है। तो नाइजीरिया में ऐसा नहीं कि वो ज्यादा क्लीन इकोनॉमी है, क्योंकि वहां पे कैश का प्रचलन कम है। स्वीडन में भी 1.4% है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वीडन में भी जो उतना ही जो करप्शन है जितना जो नाइजीरिया में, क्योंकि स्वीडन में ना के बराबर करप्शन है, जबकि नाइजीरिया में बहुत ज्यादा है। तो जो चौथा जो उन्होंने बाद में जो एक गोल पोस्ट शिफ्ट किया, वो भी अचीव नहीं हुआ। तो कुल मिला के इसका असर क्या हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही परेशानी में आ गई, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में 45% हिस्सा होता है असंगठित क्षेत्र का। और जो असंगठित क्षेत्र है वो कैश पे चलता है। तो कैश को आप इस तरह से सोचें कि वो सर्कुलेशन के लिए होता है, वो खाने के लिए नहीं होता। आपने दुकान में कुछ चीज खरीदी तो आपने कैश दिया, दुकानदार ने उसको आगे जो होलसेलर को दिया, होलसेलर ने आगे प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर ने वेजेस दिए। तो कैश सर्कुलेशन क्रिएट करता है। जब कैश की कमी हो गई तो सर्कुलेशन रुक गया। जैसे कि अगर शरीर में खून का जो संचालन रुक जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा। उसी तरह अर्थव्यवस्था में बड़ी परेशानी आ गई। आपने देखा होलसेल मार्केट खाली हो गए, दुकानें खाली हो गई, उत्पादन गिर गया। तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी बुरी तरह से गिरी। और वो 1-2 महीने के लिए नहीं, वो 5 महीने पूरा जो 2016-17 का था, 5 महीने तो हमारी अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो गई। तो ये नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है। तब से वो हुआ कि असंगठित क्षेत्र परेशानी में आ गया। बहुत सारे यूनिट्स जो उस समय बंद हुए दोबारा रिवाइव नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद जीएसटी आ गया, उसने फिर दोबारा असर डाल दिया।
तो अर्थव्यवस्था पे जो बुरा असर पड़ा, तो ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे जो लाखों करोड़ लोग जो हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, 94%, उन पे जो बुरा असर पड़ा, उसकी भरपाई हो नहीं सकती है। कौन करेगा उसकी भरपाई? तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ा। जिन लोगों ने कभी काला कमाया नहीं, जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, उसमें जो आमदनी बहुत कम होती है, अभी ई श्रम पोर्टल पे डेटा आया है कि 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने बताया कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, तो यानी कि 1,20,000 रुपए प्रति साल, प्रति वर्ष से कम कमाते हैं, जबकि हमारा टैक्सेशन 5 लाख पे शुरू होता है। तो ये जो असंगठित क्षेत्र वाले हैं, ये काली कमाई नहीं करते। हमारी जो संगठित क्षेत्र है, उसमें काली कमाई होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दुकानदार हो गए या कोई ढाबे वाले हो गए, वो काली कमाई नहीं करते, वो जरूर करते हैं, लेकिन उनकी संख्या जो अर्थव्यवस्था में जो असंगठित क्षेत्र है, उसमें 1% ही है। तो 94% जो है, उनको तो असर गलत पड़ा। जिन्होंने कभी काली कमाई की नहीं, उनको गलत असर पड़ा। जिनके पास काली कमाई थी, वो उन्होंने अपना पैसा कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये सारी जो प्रक्रिया हुई, उससे अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ा, और वो अभी तक उसका असर हमारे सामने है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि इस समय मैं जितना मेरे को वित्त की मामलों की जानकारी और जो मैं ब्यूरोक्रेट से बात करता हूँ, काफी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने ये बात कही, प्राइम मिनिस्टर के सामने ये मुद्दा आया कि ये जो राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का, हमारे देश की आर्थिक स्थिति इससे बहुत कमजोर होती जा रही है। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि 10 लाख करोड़ रुपए के लोन हम लोगों ने माफ कर दिए, वो बड़े उद्योगपतियों के थे। इन दोनों स्थितियों में ज्यादा नुकसानदायक देश के लिए क्या था? उद्योगपतियों के लोन माफ कर देना या फिर ये राशन वितरण व्यवस्था लगातार चलना? देश में किसका जोर बहुत ज्यादा पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी आपके जो ई श्रम पोर्टल का डेटा आया है, तो 80 करोड़ लोग तो गरीब हैं। वो हो सकता है अति गरीब ना हो, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड बैंक की जो लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन, उसको $1.90 से बढ़ा के $2.15 कर दिया है, यानी कि 176 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब उसको तो पीपीपी पे है, तो यानी कि आधा मान लीजिए, तो वो 13,000 रुपए पड़ती है। तो अगर 28 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, और वो 13,000 रुपए से तो कम हुआ ही हुआ, तो इसके मतलब है कि इतने लोग तो गरीब हैं ही। तो गरीब के हाथ में पैसा देना या उनको जो राशन देना, वो मुझे लगता है कि एक सरकार की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो वो देश में हाहाकार हो जाएगा। तो जो गरीब आदमी है, उसको देना तो मुझे लगता है कि वाजिब है। लेकिन अभी जो किया गया है, उसमें क्या किया है कि पहले 10 किलो मिलता था, अब 5 किलो मिलेगा, क्योंकि 2 स्कीम्स हैं, उनको एक तरह से मर्ज कर दिया गया है। एक तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको सस्ता राशन मिलता था, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, उसको खत्म कर दिया गया है। और जो यहाँ पे अभी पैंडेमिक के दौरान मुफ्त में दिया जा रहा था, वो अब एनएफएसए के अंदर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो गरीब आदमी है, उसको पहले 3.9 किलो खरीदना पड़ता था बाजार से प्रति व्यक्ति, अब उसको 8.9 किलो खरीदना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर भार 500 रुपए का प्रति परिवार बढ़ जाएगा। तो यानी कि गरीबी और बढ़ जाएगी इसके चलते हुए। उधर जो आपने कहा 10 लाख करोड़ रुपए का जो उन्होंने लोन माफ किया है, तो वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे देश में बहुत ज्यादा है। वहां पे जो लोन दिया जाता है बैंकों के जरिए, उसमें जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, जो मतलब तहकीकात करके दिया जाना चाहिए, वो नहीं होता। क्योंकि हमारा जो बैंकिंग डिवीजन है, वो कंट्रोल करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। वहां पे चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उन पे दबाव आता है, तो वो जो है सैंक्शन कर देते हैं लोन। तो ये जो 10 लाख करोड़ रुपए गया है, ये तो एक तरह से साठगांठ से गया है। जो पैसा 2 लाख करोड़ रुपए जाएगा ये जो फ्री राशन देने में, ये तो आप समझिए कि एक जरूरत है देश के लिए, क्योंकि गरीब आदमी के हाथ में पैसा होना जरूरी है, नहीं तो हाहाकार हो जाएगा। अरुण कुमार जी, ये जो 2 लाख करोड़ है, इस योजना को जैसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो कितना इसको और सहन कर पाने की स्थिति में कितना और बढ़ाया जाएगा? कोई तो दिन ऐसा आएगा कि हमें ये 80 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है, इसको इसको आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितने टाइम तक हम इसको और दे सकते हैं? देखिए, जब तक हम रोजगार को तेज नहीं करते हैं, तब तक ये स्थिति बिगड़ी रहेगी। अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे, 11 अक्टूबर को रिलीज किया। उसमें हमने दिखाया कि 30.4 करोड़ लोग के पास तो सही काम है, पूरा काम है, लेकिन 27.8 करोड़ हैं जिनके पास सही काम नहीं है। या तो उन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया है, वो 19 करोड़ लोग हैं,
या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है कृषि में, जहां पे वो खेत पे जाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। फिर एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 16% लोग हैं जिनके पास 36 घंटे प्रति हफ्ते से कम का काम है। और फिर है जो इनके पास बिल्कुल ही काम नहीं है, जिनको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। तो इनकी संख्या 27.8 करोड़ है। ये दिखाता है कि कितना परिवार के ऊपर बोझ बढ़ गया है, क्योंकि जिनके पास काम नहीं है, जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया है, परिवार को उनको सपोर्ट करना पड़ता है, तो परिवार की आमदनी में वो सपोर्ट करने में वो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो ये जब तक कि हमारे यहाँ पूरा रोजगार पैदा नहीं होता, और ये स्थिति आप देखिए हमारे देश में नहीं है, वो दुनिया भर में है। क्योंकि जो अभी वर्ल्ड बैंक ने अपनी लाइन बदल दिया 2015 से, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। वो ये मानते हैं कि जो कैपिटलिज्म जिस स्थिति में है, जो टेक्नोलॉजी की स्थिति है, उसमें सबको काम नहीं दिया जा सकता, तो सबके हाथ में पैसा देना जरूरी है। पर ये कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है कि जो आप काम करेंगे उसी के लिए पैसा मिलना चाहिए, मुफ्त में पैसा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। पर अब वर्ल्ड बैंक भी मानता है कि जो हमारी स्थिति है आज दुनिया की इकोनॉमी की, कैपिटलिज्म की, उसमें सबको काम नहीं दिया जा सकता। तो दुनिया में ये आप देखिए परेशानी का दौर है, और हमारे यहाँ तो ये ज्यादा और परेशानी है, क्योंकि हमारा जो संघर्ष क्षेत्र है वो महज 6% है, उसमें रोजगार पैदा नहीं होता। आप देखें तो 1990 में जब नई आर्थिक नीतियां आई, तो उस समय हमारा जो संघर्ष क्षेत्र था वो 27 मिलियन यानी 2.7 करोड़ उसमें लोग काम करते थे। आज उसमें 3.5 करोड़ काम करते हैं, जबकि हमारा वर्कफोर्स 250 मिलियन यानी 25 करोड़ से हो गया है 55 करोड़। तो 30 करोड़ लोग बढ़ गए हैं, लेकिन संघर्ष क्षेत्र में कुल 7 मिलियन यानी 70 लाख लोगों को ये काम मिला है। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो संघर्ष क्षेत्र में जाएंगे, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड होंगे वगैरह। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे देश में जो समस्या है वो रोजगार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, और वो यूथ में बहुत है बेरोजगारी, और हमारी महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो लेबर फोर्स में है वो बहुत कम है। तो वो उनको काम नहीं मिल रहा है, उनकी आमदनी नहीं हो रही है, और यूथ जितना शिक्षित है उसको काम नहीं मिल रहा। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, एक बात बड़ी जोर शोर से कही गई और हमने देखा सारे अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में छपा कि हमारी इकोनॉमी इतनी आगे चल रही है, हम दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, हमने ब्रिटेन को पीछे छूट गया। ये जो बातें छपती हैं या छपाई जाती हैं, इनके पीछे का सच कितना है? देखिए, हमारा जो डेटा होता है वो क्वार्टरली डेटा होता है जीडीपी का। जो जीडीपी का क्वार्टरली डेटा होता है उसमें सिर्फ संघर्ष क्षेत्र के आंकड़े आते हैं, उसमें असंघर्ष क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते। और यहाँ तक कि कृषि के भी आंकड़े सही नहीं होते हैं, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि टारगेट इज फुलफिल्ड, मतलब जो टारगेट था वो भरपाई हो गई उसकी। तो अभी जैसे कि एनके सिंह जी कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में गर्मी ज्यादा तेज हो गई, गेहूं की फसल कम हो गई थी, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी फसल पर सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 3% की ग्रोथ हुई। तो वो तो नेगेटिव था, उसको 3% कैसे दिखा दिया? उसी तरह जैसे एनके सिंह जी ने कहा कि चावल की फसल अब कम होगी, तो सेकंड क्वार्टर में 4.5% की ग्रोथ दिखा दी, जबकि चावल की फसल कम हुई, बाकी और चीजों की फसल कम हुई। तो हमारे आंकड़े सही नहीं हैं। और जो संघर्ष क्षेत्र के आंकड़े आते भी हैं वो 350-400 कंपनियों के आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर हम सारा बता देते हैं। हम कहते हैं जीएसटी बढ़ गया, हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, पर जीएसटी तो संघर्ष क्षेत्र देता है। जैसे अरुण जेटली जी ने कहा कि 5% यूनिट 95% जीएसटी देते हैं, और 95% यूनिट 5% देते हैं। तो जो जीएसटी बढ़ रहा है वो संघर्ष क्षेत्र का बढ़ रहा है। जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है, जो इनकम टैक्स कलेक्शन, वो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि इफेक्टिव टैक्स पेयर तो 15 मिलियन है, हालांकि 7 करोड़ लोग हैं वो फाइल कर रहे हैं रिटर्न, पर इफेक्टिवली तो सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो गिरावट है वो तो आती नहीं आंकड़ों में। और हमारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी जो है वो सरकार के आंकड़े लेता है, और जब सरकार के आंकड़े लेता है तो वही गलती उनके आंकड़ों में भी होती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा अभी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 7 या 6% नहीं है, वो 0 या -1% है, अगर आप असंगठित क्षेत्र को जोड़ लें। तो आंकड़े ही गलत हैं। तो इसलिए जब ये आंकड़े गलत होंगे, तो जैसे एनके सिंह जी ने सही कहा, मॉल में आपको भीड़ दिखेगी, शिमला में भीड़ दिखेगी, कारों की बिक्री ज्यादा हो रही है, हवाई जहाज की ट्रैवल ज्यादा हो रहा है। तो ये कोई असंगठित क्षेत्र वाला थोड़ी ना कर रहा है। जो गरीब आदमी है वो ना कार खरीद रहा है, ना मॉल में जा रहा है, ना हवाई जहाज से उड़ रहा है। तो असंगठित क्षेत्र के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, वो हमारे आंकड़ों में नहीं आते हैं। तो हमें दोबारा उसको री करना पड़ेगा, कैलकुलेट। और मैं कह रहा हूं नोटबंदी के बाद जब अर्थव्यवस्था को शॉक लगा, जीएसटी का शॉक लगा, तो हमें अपनी मेथडोलॉजी बदलनी पड़ेगी जीडीपी को कैलकुलेट करने की।
और इसलिए मेरा मानना है कि हम ब्रिटेन से आगे नहीं गए हैं, हम एक्चुअली पीछे चले गए हैं। तो हम 5वीं नहीं, हम 7वें पायदान पे आ गए हैं।